Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आपको थंबनेल से आज समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 10 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. नाउ पढ़ तो हम लेते हैं, लाइक रिविजन करते हैं, बट प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 10 MCQ. वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी में बहुत अच्छे से आपको इस चैनल पे करा चुकी हूँ एंड वर्क्स पे भी हम धीरे धीरे वर्क करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट MCQ. नाउ वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वर्ड्सवर्थ ने एक प्ले लिखा था, एक ट्रेजेडी लिखी थी, द बॉर्डरर्स. ये जो वर्क था ये क्लोजेट ड्रामा था, मतलब जिसे सिर्फ पढ़ने के लिए हम लिखते हैं, एक्ट करने के लिए और परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा जाता. तो ये किस रूलर के राइन पीरियड में लिखा गया है, विच मीन्स जो इसकी सेटिंग है, इसमें जो रूल दिखाया है वो किस किंग का दिखाया है. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट, किंग हेनरी वन, किंग हेनरी फोर, किंग हेनरी फाइव और किंग हेनरी एट. सो व्हाट डू यू थिंक? So let's see the answer. The answer is King Henry VIII. Yes. So ये जो प्ले है इसमें किंग हेनरी एट रूल करते हुए हमें दिखाई देते हैं. वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ इकलौता प्ले उन्होंने ये लिखा था, द बॉर्डर्स. बिटवीन 1795 टू 97, ये 2 साल के बीच में उन्होंने ये प्ले लिखा था. इट इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग हेनरी एट when Englishmen in North Country came into conflict with the Scottish rovers. जब इंग्लिशमैन जो थे वो नॉर्थ कंट्री साइड आए थे एंड स्कॉटिश रोवर्स जो थे उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. Next question we have, which river figures in the Tintern Abbey? Now Tintern Abbey जो वर्क है, जो पोएम है, उसमें किस रिवर के बारे में बात की गई है? Let's see the options. वाई, राय, ट्रेंट और सेवन. किस रिवर के बारे में बात की गई है? Let's see. So answer A, वाई. वाई रिवर को मेंशन किया गया है पोएम टिंटन एबे में. Why River figures in the Tintern Abbey. It was written by William Wordsworth after a walking tour with his sister in the section of the Welsh borders. Now ये उन्होंने तब लिखा था जब अपनी सिस्टर के साथ एक वॉक पर थे वेल्श बॉर्डर्स के पास में. रेफरेंस ऑफ वाई इज इन द टाइटल ऑफ द पोम. और ये जो वाई जो रिवर है इसका जो मेंशन है इस पोएम के टाइटल में ही है, बिकॉज टिंटन एबे से एक शॉर्ट फॉर्म का टाइटल है. इसका जो टाइटल है वो एक्चुअल में काफी लेंदी है, विच इज Line stood a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Now this date is very important. कभी fill in the blanks में भी date दे दी जाती है, so it is very important. Let's move further. Next question. Which poem of Wordsworth do these lines appear in? ये जो line है ये किस poem में हमें देखने को मिलती है Wordsworth के? And the line is, wisdom is of times nearer when we stoop than when we soar. Now सबसे पहले तो जानना जरूरी है इस लाइन का मतलब क्या है. Now इसका मतलब ये है, जो विजडम होता है यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है, जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, वो एक्चुअली में हमारे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता है और हमारे पास ही होता है, बट हम उसे बहुत दूर जाके ढूंढते हैं. हमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए, बट एक्चुअली में वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. A the prelude, lyrical ballads, Peter Bell और the excursion. किस पोम में ये लाइन हमें देखने को मिलती है? लेट्स सी द आंसर. आंसर डी, द एक्सकर्जन. एक्सकर्जन में ये लाइंस हमें देखने को मिलती है. द एक्सकर्जन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूज, ये इसका फुल टाइटल है, बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूज. अ पोएम इज अ लॉन्ग पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814. ना ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी वो 1814 में पब्लिश हुई थी. इट वॉज इंटेंडेड टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ रिक्लूज. और मैंने आपको ये भी बताया था जो रिक्लूज है वो एक बहुत ही लेंदी वर्क होने वाला था, बट वो अनफिनिश्ड रह गया. सो जो एक्सकर्जन वर्क है वो उसका सेकेंड पार्ट होने वाला था अगर ये वर्क कंप्लीट हो जाता तो. An unfinished longer work that was also meant to include the prelude, जिसमें prelude भी include होना था. Now famous line, wisdom is of times nearer when we stoop than when we soar, appears in this poem. I hope आपको ये clear है. Next question we have, Wordsworth's Immortality Ode contains dash stanzas. Now Wordsworth की जो poem है Immortality Ode, इसमें कितने stanzas हैं? ये questions देखने में हमें लगता है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, important नहीं है, but
ऐसे ही क्वेश्चंस में आके हम फंस जाते हैं। हम डिफिकल्ट चीज़ें तो याद कर लेते हैं, बट ये छोटी 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 चीज़ें हमारी रह जाती हैं। So let's see the options: 7 stanzas, 9 stanzas, 11 stanzas और 14 stanzas. क्या होगा इसका आंसर? So आंसर है C, 11 stanzas. Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. ये फुल इसका टाइटल है. It is a poem compiled in 1804. 1804 में इसका ये कंपाइल हुआ पूरा एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. और पोएम इन 2 वॉल्यूम्स जो कलेक्शन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है पहले, उसमें ये पब्लिश हुआ 1807 में. The poem is an irregular Pindaric ode in 11 stanzas. और इसका जो फॉर्मेट है इस पोम का वो इरेगुलर पिंडारिक ओड है ना. ओड जो है वो बहुत काइंड्स के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे. अभी हम बढ़ते हैं आगे. So fifth question is ode on intimation of immortality from recollection of early childhood is in form of. जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये जो ओड है इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ये किस फॉर्म में है. तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तो. इरेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, होराशियन ओड है और रेगुलर ओड है. सो आंसर इज ऑब्वियसली हमने लास्ट क्वेश्चन में ही अभी देखा, ऑप्शन बी पिंडारिक ओड इसका आंसर है. The poem Ode on Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood is a Pindaric ode in 11 stanzas. Okay, that combines aspects of Coleridge's conversation poem, the religious sentiments of the Bible, and the works of Saint Augustine, and aspects of elegiac and apocalyptic. ना इसमें क्या क्या चीज़ों का एलिमेंट्स है, ये जो ओड है इसमें बहुत सारी चीज़ों का एलिमेंट है. जैसे कॉलरिज के जो कॉन्वर्जेशनल पोएम है उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं बाइबल के, कुछ सेंट ऑगस्टाइन के वर्क का कुछ रेफरेंसेस है, कुछ एलेजाइक रेफरेंसेस है. तो ये सारे एलिमेंट्स हमें इस पोम में देखने को मिलते हैं, इस ओड में देखने को मिलते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पिंडारिक ओड. Number 6 we have which of the following is called the Magna Carta of Romanticism. Now romanticism जो मैंने आई गेस आपको पहले भी बताया है कि जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया, वहां से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है. ना हमें इसमें ये बताना है कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसे हम रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा बोलते हैं. इनके पूरे रोमांटिसिज्म का वो ग्रेट चार्टर जो हमें बताता है कि हाँ ये है रोमांटिसिज्म, तो वो हमें किस वर्क से पता चलता है. मैग्ना कार्टा हम किसे बोलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स सी द ऑप्शंस: बायोग्राफिया लिटरेरिया, डिफेंस ऑफ पोएट्री, लिरिकल बैलेट्स और द स्पिरिट ऑफ द एज. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज ऑप्शन सी लिरिकल बैलेट्स. जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया, लिरिकल बैलेट जैसे ही पब्लिश हुआ था वहां से ही रोमांटिसिज्म की या रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है. तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस कि लिरिकल बैलेट ही मैग्ना कार्टा है ऑफ रोमांटिसिज्म. Now, lyrical ballad is called the Magna Carta of Romanticism. Lyrical ballads with a few other poems in a collection of poems by William Wordsworth and S.T. Coleridge, first published in 1798. So, obviously, S.T. Coleridge के इसमें 4 to 5 poems थी जो first publication था, and William Wordsworth की poems थी, दोनों ने मिलकर इसे publish कराया in 1798, and इसे हम lyrical ballads को हम बोलते हैं Magna Carta of Romanticism. Okay. Next question we have, what is the title of Wordsworth's autobiographical poem relating to his childhood? Now Wordsworth का जो autobiographical poem है जो उनके childhood से related है, उसका title क्या है? Now you can see किस तरह से questions mold होके हमारे सामने present होते हैं. बिल्कुल direct question नहीं है, बिल्कुल बहुत mold होके questions आते हैं हमारे सामने. Let's see the options. First, we have Ode, Intimation of Immortality. Second, Tintern Abbey. Third, The Prelude. And the fourth is Ode on Duty. क्या लगता है आपको? Let's see. Option A, Ode, Intimation of Immortality. Okay. Now, Intimation of Immortality is the title of Wordsworth's autobiographical poem relation to his childhood. इसमें उन्होंने अपनी childhood से related बहुत सारी चीज़ों को रखा है सामने. तो जब भी चाइल्डहुड की बात आए आपके किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी होगा 99%. ओके. द पोम वाज कंप्लीटेड इन 1804 एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. जो एक कलेक्शन था पोएम इन 2 वॉल्यूम, जो कि बहुत अच्छा फेमस कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश हुई थी इन 1807. ओके. Let's move to the eighth question. Which of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? नाउ अब कौन सा वर्क में से किस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरीज दी हैं अबाउट पोएटिक डिक्शन, मतलब पोएटिक डिक्शन से रिलेटेड जो सारे नॉर्म्स हैं, सारी चीजें, वो किस वर्क में उन्होंने बताई है. लेट्स सी द ऑप्शंस. प्रिल्यूड बुक
5, Prelude Book 4, Ode on the Intimation of Immortality और Preface to Lyrical Ballad 1798. So क्या होगा इसका आंसर? Now option D, Preface to Lyrical Ballad 1798. Now अब आप ध्यान से सुनिए, 1798 में पहले पब्लिकेशन हुआ, उसके बाद जो पब्लिश हुआ वो हुआ था प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स, सेकेंड एडिशन था प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स. ओके, नाउ दिस इज अ वर्क बाय वर्ड्सवर्थ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन. इसमें पोएटिक डिक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें बताई गई हैं. पोएटिक डिक्शन इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू लिंग्विस्टिक स्टाइल, the vocabulary and the metaphors used in the writing of the poetry. एक पोइट्री का लिंग्विस्टिक स्टाइल क्या होता है, हम किस तरह से उसमें लिख सकते हैं, क्या वोकैब यूज कर सकते हैं और किस तरह से मेटाफॉर्स यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं पोएटिक डिक्शन में आती हैं, किस तरह से हम पोम लिख सकते हैं. सो इसका आंसर है हमारा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798. बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. इनमें से कौन से पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? देख लेते हैं ऑप्शंस. डेफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर, टिंटर्न एबे और द लव्स फिलॉसफी. द आंसर इज लव्स फिलॉसफी. डेफोडिल्स भी लिखा है, सॉलिटरी रीपर भी लिखा है एंड टिंटर्न एबे तो लिखा ही है. जो लव्स फिलॉसफी है ये इट वाज रिटन बाय पीबी शैले, पब्लिश्ड इन 1890 बाय ली हंट. नाउ इसे लिखा था पीबी शैली ने बट पब्लिश कराया था ली हंट ने. नाउ ली हंट ये काम बहुत, उन्होंने दूसरों की हेल्प करने वाले काम बहुत किए हैं. लिखा है पीबी शैली ने एंड पब्लिश कराया ली हंट ने 1890. ओके, देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद. अब तक तो आपको इसका आंसर जनरली आपको पता चल ही गया होगा. लॉर्ड बायरन, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स और पीबी शैली. किसके साथ कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेड्स उन्होंने पब्लिश कराया था? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, एस.टी. कॉलरिज, क्योंकि उनके भी कुछ वर्क्स थे लिरिकल बैलेड्स में. तो lyrical ballads collection of poems first published in 1798 by Samuel Taylor Coleridge, which is S.T. Coleridge and William Wordsworth, the appearances of which is often designated by scholars as a signal of the beginning of English Romanticism. Scholars हैं इसे बताते हैं कि एक स्टार्ट था, एक सिग्नल था, स्टार्ट था इंग्लिश रोमांटिसिज्म का. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, रोमांटिक पीरियड की शुरुआत इस वर्क से हुई थी. राइट. सो आई होप आज के MCQs से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कैसे हमें आगे चीज़ें पढ़नी है, आपको ये सब चीज़ समझ आई होंगी. और प्रैक्टिस करने से ही हमें एक्चुअली पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज एज वेल. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.